नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि विभाग द्वारा डीएपी खाद के स्थान पर एनपीके खाद के उपयोग पर दिया जा रहा है जोर। डीएपी में पोटाश नहीं होता, जिसके कारण कीट और बीमारियों का अधिक होता है प्रकोप और कपास के उत्पादन में आती है कमी। एनपीके मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से पाया जा सकता है कपास का अधिक उत्पादन। भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 25 के लिए भारत के ग्रोथ रेट अनुमान को 6.6% पर रखा बरकरार। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ रहेगा 6.7%। बैंक ने कहा भारत बना रहेगा सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन के एजेंडे के लिए पीएचडी चैम्बर की ओर से सुझाए गए 10 महत्वपूर्ण बिंदु। इनमें किसानों को मजबूत बनाने के लिए नीति बनाना, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे हैं शामिल। और मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी का जारी किया अलर्ट। दूसरी तरफ मानसून की बारिश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बढ़ रहा है मानसून। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का जताया अनुमान। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। कृषि विभाग द्वारा किसानों को डीएपी खाद के स्थान पर एनपीके खाद के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान फसलों में बेहतर तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकें। कृषि विभाग के अनुसार डीएपी में पोटाश नहीं होता है, इसीलिए पोटाश की कमी से कीट बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है और कपास के उत्पादन में भी कमी आती है। अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार कपास फसल में एनपीके मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से कपास का गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि कपास फसल में बुआई के समय आधार खाद के रूप में सिंगल सुपर फॉस्फेट की आधी मात्रा 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ यूरिया 35 किलोग्राम तथा पोटाश 33.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने से कपास फसल का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। खरगोन के कृषि उप संचालक ने बताया कि कपास फसल में बुआई के समय एनपीके 250 किलोग्राम एवं यूरिया 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने से पोटाश खाद अलग से नहीं देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत में 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसी दौरान जीडीपी में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिलेगी। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे के लिए पीएचडी चैम्बर की ओर से 10 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए गए हैं। इसमें रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग में दोहरे अंक में वृद्धि, निर्यात को मजबूत करना, टायर 2 और टायर 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को मजबूत बनाने के लिए नीति बनाना, बढ़ती महंगाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के ग्रोथ रेट अनुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहेगी। बैंक का कहना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के ग्रोथ रेट अनुमान में 1.2% का इजाफा करते हुए कहा था कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% रहेगी, जबकि पहले इसके 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है। साथ ही घरेलू मांग भी वित्तीय वर्ष 2024 में शानदार बनी रही। निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छा काम हुआ है, जहां महंगाई दर सितंबर 2023 के बाद से 2 से 6% के दायरे में बनी रही।
वर्ल्ड बैंक ने आगे कहा कि ग्लोबल ग्रोथ 2024 में 2.6% रहेगी, जबकि 2025-26 में इसके 2.7% रहने का अनुमान है। और सरकार देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया और इस क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। आगे के लिए, भविष्य के लिए एनर्जी सोर्स यही होगा, तो इसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हो रहा है। इंडिया स्टैंड्स फोर्थ ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, फोर्थ विंड, फोर्थ सोलर पावर कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी में पर्यावरण के लिए मेरा रुचि है, कंसर्न भी है, तो इसीलिए आप सबके सहयोग से, हमारा अधिकारियों के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जो कुछ भी आगे के लिए करना है हम जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 41 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से 26 प्रस्ताव जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए हैं। योगी मंत्रिमंडल ने ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्जापुर, महोबा जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99,000 के सापेक्ष 79,000 लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव पारित हुआ। बिजली विभाग में लोन लेने के लिए 1,000 करोड़ का लोन 9.5% की दर से हुडको से लेने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। वर्ष 2024-25 के लिए भी स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई है। और बात करते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण गर्मी फिर से शुरू हो गई है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जारी रहेगी। तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल अधिकतम तापमान 47.1 सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंजाब के पटियाला में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.8 सेल्सियस दर्ज किया गया। एक तरफ प्रचंड गर्मी और लू की तपिश है तो दूसरी तरफ मानसून की बारिश है। मानसून इस समय गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों सहित कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। अधिक गर्मी में कौन सी सावधानियां आपकी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकती हैं, आइए समझते हैं। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी-कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो गर्मी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो हल्की गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे किसी को पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज़ या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कई बार
काफी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक। वातावरण का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाए तो शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर का गर्मी नियंत्रित करने का सिस्टम या मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और लू लगने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा खतरा है लू लग जाने का, और खासतौर से वो लोग जो ज्यादातर अपना समय बाहर बिताते हैं, जैसे जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिसमैन हैं, जो फैक्ट्री वर्कर जो खुले में काम करते हैं, तो उन सब के लिए ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी को लू लगती है तो उसमें शुरू के लक्षण आते हैं कि उसे थोड़ा वीकनेस महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगना शुरू होती है, शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होना शुरू होता है, दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि पैल्पिटेशन या घबराहट महसूस होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर और कम होता है तो थोड़ा भी कोई काम करने में चक्कर आते हैं या वो इंसान बेहोश भी हो सकता है। ऐसे सब कंडीशन में तुरंत फर्स्ट एड देना भी जरूरी है, और कई केसेस में ऐसे पेशेंट को तुरंत नजदीक के डॉक्टर को या हॉस्पिटल में ले जाना भी जरूरी हो जाता है। गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पेय लेना आवश्यक है। तेज धूप लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण प्यास अधिक लगती है। ज़्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। उस व्यक्ति को उस गर्म एनवायरनमेंट से दूर ले जाएं। जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ के बजाय ऐसे कमरे में ले जाएं जहाँ थोड़ी ठंडक है, जहाँ खिड़कियाँ खुली हैं, थोड़ी फ्रेश एयर आएगी। आप पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, AC चला सकते हैं, पंखा झल सकते हैं, और गीले कपड़े से बदन को पोंछ सकते हैं। अगर उसने कुछ टाइट कपड़े पहने हैं तो हम उन्हें कपड़ों को लूज कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे। साथ ही अगर एम्बुलेंस या ऐसा साधन है जिससे हम तुरंत उसे नज़दीक के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो ले जाना चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस बुलाने के चक्कर में हमें डिले नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, और पानी खूब पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही हल्के सूती कपड़े पहने। सही आहार और देखभाल से गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। सेहत की बात हो रही है तो सेहत की कुंजी योग की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर योग का एक वीडियो साझा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि वृक्षासन यानी पेड़ की मुद्रा में किया जाने वाला आसन, इसके कई फायदे हैं। ये शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही इसे मजबूती भी प्रदान करता है। का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद
सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। बीते 10 साल में योग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आज योग विज्ञान प्रसार, लोगों की भागीदारी और लोगों में योग की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ी है। कई बीमारियों पर योग से फायदे पर रिसर्च भी हो रही है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। योग न केवल लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। बीते 10 साल में योग को लेकर ऐसा इकोसिस्टम बना है जिसका फायदा देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों को हो रहा है। जहां योग से विज्ञान जुड़ा हुआ है, वहीं योग के अंदर कॉमर्स भी जुड़ा हुआ है। आज हजारों की संख्या में योग प्रशिक्षक तैयार हो रहे हैं। वहीं स्टार्टअप से लेकर ऑनलाइन योग सिखाने वाले प्रशिक्षक भी तैयार हो रहे हैं। हम जैसे विश्व गुरु कहलाते हैं, या तो विश्व गुरु बनने की दिशा में एक प्रकार के ये एक भारत की तरफ से एक योगदान, लेकिन उसका एक कॉमर्स वैल्यू भी है कि इतने सारे रोजगार जनरेट हुए हैं। जैसे ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड ने योग मैट है या योग एक्सेसरीज है, उसका इंडियन स्टैंडर्ड बनाया, नोटिफाई हुआ। तो अभी जो मैट्स है उसके अंदर ISI स्टैंडर्ड आ गया है ना। तो वो एक क्वालिटी बेंचमार्किंग है। उसमें हम लोग आयुष की एक सेक्शनल कमेटी बना के इसको ISO स्टैंडर्ड तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो योग की एक्सेसरीज है, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। कई बीमारियों से बचाव में योग के फायदे को लेकर रिसर्च हो रही है। मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य जैसी बीमारियों में योग से बहुत फायदे हैं। मधुमेह के अंदर योग, माइग्रेन के अंदर योग, हार्ट डिसीज के अंदर योग, एक योग का कार्डियक रिहेबिलिटेशन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के बाद रिहेबिलिटेशन का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और विदेशों में बहुत खर्चीला प्रोसेस है। लेकिन योग के माध्यम से स्वयं अपने आप को हेल्प करते हुए उसी लेवल का लाभ मिल सकता है, ऐसा प्रमाणित हुआ है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज दुनिया भर में लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साल 2023 में 23 करोड़ 50 लाख लोगों ने दुनिया भर में हुए योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आप भी अगर अपने जीवन में नियमित योग को अपनाते हैं तो जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नीतेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इस समय टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। साथ ही बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। बैंगन की रोपाई करें। अभी भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में करेले की रोपाई करते रहें। किसान लौकी की रोपाई कर लें। इस समय मशरूम के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा प्याज की खुदाई करें। हिमाचल प्रदेश के किसान सेब के बागानों में खाद डालें। उत्तर प्रदेश में धान की बुवाई करें। किसान मक्के की बुवाई कर लें। यहां उड़द की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुवाई के लिए समय उचित है। वहीं भिंडी की बुवाई करते रहें। इसी तरह लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लौकी भी बोएं। किसान खीरे की बुवाई करें। यहीं आम के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई कर लें। इस समय पपीते के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान अभी तोरई की बुवाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान करेले की बुवाई करते रहें। वहां कद्दू की बुवाई कर लें। इसके अलावा अंगूर के बागों में सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।
गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। मौसमी खेती के बाद आइए अब जानते हैं कुछ खास खबरें। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायडू ने विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ ली। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। नायडू मंत्रिमंडल में 17 नए चेहरे शामिल हुए हैं। टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। टीडीपी ने अकेले ही 78 सीट पर विशाल जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। वहीं अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा ने भी मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादी हमला हुआ है। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर आतंकवादियों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी में बस पर फायरिंग मामले में एक आतंकवादी का स्केच जारी कर 20 लाख के इनाम की घोषणा की है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले सेना प्रमुख होंगे। वो 30 जून को मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अपने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। देर रात कार्रवाई करते हुए जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बड़ा हादसा हुआ है। बालू से भरा ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। झोपड़ी में सो रहे 4 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर के दान पात्र से एक माह में 17 करोड़ से अधिक कीमत की नकदी, सोना और आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।